नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड में। मैं हूं जामताड़ा वाला। आप सभी के लिए मैं जेपीएससी पीटी सिलेबस वाइज सारे सिलेबस को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। इसी उपलक्ष्य पे मैं आप सभी को बता रहा था सीएनटी एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले थे और इस 5 क्वेश्चन में टोटल मार्क्स आपको 10 मिलने वाले हैं। ये वैसे है बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर, लेकिन उतना नहीं पढ़ना होता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों को याद रखने पर आराम से आपको 8 नंबर का तो मैं पक्का हूँ कि 8 नंबर आप आराम से उठा सकते हैं। तो मैंने कुछ इसके बारे में बता रखा है। 2 एपिसोड चल चुके हैं, ये तीसरा एपिसोड है। तो आज हम लोग उसके आगे वाला पोर्शन देखेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। आपको बताया गया था कि टोटल इसमें 19 अध्याय है और उस 19 अध्याय में टोटल जो धाराओं की संख्या है वो 271 धाराओं है। यहाँ पर 11 नवंबर जो है 1908 को ये लागू की गई थी। इसका नाम था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। अध्याय 1 प्रारंभिकी है। इसमें 3 आपको धाराएं थी। एक 2 यहाँ पर निर्देशित कर दिया गया है, तो उसको यहाँ पर नहीं बताया गया है। और तीसरा जो धारा है उसमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यह भी बताया गया था कि इसका जो विस्तार है वो 3 प्रमंडल में है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू। अच्छा, यहाँ पर कोल्हान भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि पहले उस टाइम जो है केवल दक्षिणी छोटा नागपुर था, कोल्हान नहीं था। आगे देखिए, ये परिभाषाएं आप सभी को याद रखने हैं, ये मैं बता रखा हूँ बहुत अच्छे से। पुराना वीडियो आप देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, अध्याय 2 में जो था वो काश्तकारों का वर्ग था। चूँकि इस अध्याय का नाम ही, ये जो रूल है उसका नाम ही है टेनेंसी एक्ट। तो टेनेंट किसको बोलेंगे ये तो जानना जरूरी है, तो अध्याय 2 में ये लिख दिया गया है। तो काश्तकारों को यहाँ पर वर्गीकृत किया गया था। इसमें भूधारक थे, रैयत थे, दर रैयत थे और मुंडारी फुटकटीदारी रैयत था। अध्याय 2 जो है धारा 4 से 8 तक लिखा गया है। इसमें सभी का जो कैटेगरी है वो आपको बता दिया गया है। काश्तकार, उसके बाद भूधारक का परिभाषा बता दिया गया है, रैयत किसको कहते हैं वो परिभाषा बता दिया गया है, वो कितने सालों तक ज़मीन को अपने पास रखेंगे ये फिर हम लोग देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो भूधारक जो है वो अध्याय 3 में लिखा गया था। इस भूधारक में धारा 9 में भूधारक का लगान वृद्धि के बारे में बताया गया। फिर 9 का क में भूधारक या ग्राम मुखिया किसको बनाया जाता है, उसमें लगान की वृद्धि होगी या नहीं होगी ये कौन करेगा, यहाँ पर बताया था उपायुक्त कर सकता है लगान में वृद्धि और कोई नहीं कर सकता। और उसमें और एक अधिकार दिया गया है राजस्व अधिकारी को, वही कर सकता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। ये देखिए, धारा 9 का क में था भूधारक के लिए। आपको अध्याय याद करना जरूरी है। पहला एपिसोड देखिएगा तो उसमें मैंने अध्याय एक एक करके लिखा है और धाराएं भी लिख दिया है, ठीक है। आगे इसमें मैंने बताया था अध्याय 11 और 14 इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 11 में भूधृतियों की कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया और 14 में जो दिया है वो पुनर्ग्राह्य भूधृति है या नहीं है और किन किन कंडीशंस में हम लोग वहाँ पर नहीं ले सकते हैं, ये सारी बातें बताई गई थी, ठीक है। अध्याय 4 हमने स्टार्ट किया था जहाँ पर रैयत के बारे में बताया गया था। और रैयत यहाँ पर आपको पता है 3 तरीके का रैयत हम लोगों को पढ़ना था, अधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत और आपका दर रैयत। तो इसमें यहाँ पर धारा 16 से लेके 36 तक जाएगा शायद। तो रैयत के बारे में बताया गया है। यहाँ पर विद्यमान अधिभोगी अधिभोगाधिकार का बना रहना कब तक था ये हमने बताया था। ऑक्यूपेंसी राइट्स कैसे मिलते हैं, कितने साल का मिलता है, 12 वर्ष का। ये मैंने कहा था कि ये डिजिट याद रखिएगा, 12 यहाँ से रिलेटेड है सीएनटी में, ठीक है। हर जगह आपको 12 दिखेगा, बंदोबस्ती के लिए भी, और फिर कितने वर्ष के लिए भूमि वो अपने पास रख सकता है ये भी। फिर उसमें एक इम्पॉर्टेंट था, ये वाला क्वेश्चन आ गया था 3 वर्ष वाला। कोई व्यक्ति जब तक रैयत के रूप में भूमि धारण करता है वह रैयत की अवधि के 3 वर्ष पश्चात तक जो है बंदोबस्त रैयत समझा जाता है उस ग्राम का। मान लीजिए 12 वर्ष तक उसका अधिकार मिला और 3 वर्ष एक्स्ट्रा वो उस गांव का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा, ठीक है। ये सब लिख दिया गया है। तो आज का क्लास अब यहाँ से शुरू होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
अच्छा, ये भी मैं बता दिया था शायद, ये भी मैं बता दिया था कि भूईहरी तथा मुंडारी खुटखटीदारी का बंदोबस्ती कैसे किया जाएगा। ये इसमें भी 12 वर्ष का प्रावधान था। छोटानागपुर बुद्धिवृत्ति अधिनियम में अगर वर्णित था तो बहुत अच्छा बात है, अगर वर्णित नहीं था तो इस तरीके से 12 वर्षों तक वो भूमि धारण करेगा। उसमें कौन कौन है, भूईहरी जमीन और मुंडारी खुटखटीदारी, ठीक है। उसके बाद फिर धारा 19 में बंदोबस्त रहितों के अधिभोगाधिकार जो है धारा 17 और 18 के अकॉर्डिंग दिया गया था। 17 में रैयत के बारे में, 18 में भूईहरी और मुंडारी खुटखटीदारी के बारे में। अब आते हैं हम लोग, आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने कहा था कि धारा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार। दोस्तों, आगे मैं बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि पूरा वीडियो मेरा देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और जो यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी रैयत जिसे किसी भूमि के बारे में अधिभोगाधिकार हो, वह अपनी भूमि का उपयोग स्थानीय रीति प्रथा द्वारा इसके बिना भी काश्तकारी के लिए कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया था अधिभोगाधिकार कैसे रहता है रैयत के लिए, मुंडारी खुटखटीदारी के लिए कितने सालों तक का रहता है। नींद बहुत आती है। वह अपनी भूमि का प्रयोग कृषि कार्य हेतु, ईंट और खपड़ों के विनिर्माण हेतु, पेयजल के लिए, कृषि कार्य या मत्स्य पालन हेतु, कुएं की खुदाई या बांध व आहारों के निर्माण हेतु तथा व्यापार व कुटीर उद्योगों के संचालन के लिए भवन बनाने के संदर्भ में कर सकता है। इतने सारे काम उस भूमि का वो कर सकता है, उपयोग कर सकता है। यदि कोई रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है तो ऐसी जोत पे किसी भी प्रयोजन के लिए निर्मित तालाब के उत्पादों में भूस्वामी का हिस्सा जो होता है वो 9/20 होता है, और रैयत का हिस्सा जो होता है 11/20 होता है। यानी कि कोई आपके यहाँ पर कोई डिलीट हो गया, होने दो, कोई बात नहीं। आपका ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, इस ज़मीन के टुकड़े में आपने यहाँ पर तालाब बना रखा है, इस तालाब का उपयोग आप कर रहे हो, ठीक है, और लगान भी भुगतान कर रहे हो। तो ऐसी जोत पे क्या होगा कि इस तालाब में मान लीजिए आपने मछली उत्पादन किया, ठीक है, मछली उत्पादन किया तो आपका 100 केजी का मछली हो गया टोटल। तो इस 100 केजी में 9/20 बोलते हैं, इसको 20 भाग करो, 20 भाग करने पर कितना होगा, 5-5 किलो करके होगा ना, 5-5 किलो करके होगा, 5 केजी करके 100/20 करो, 100/20 में अब क्या करेगा, 9/20 भाग जो होगा वो आपका भूस्वामी रख लेगा, और उसका 11वां हिस्सा जो है वो आपको अपना होगा, यानी कि जो रैयत उसको उत्पादित कर रहा है उसका होगा, ठीक है। ये निर्धारित किया गया था धारा 21 में। तो भूमि का उपयोग आप कीजिए, भले ही कीजिएगा, लेकिन अगर वहाँ तालाब आपने बनाया है तो उस तालाब के लिए आपको 9/20वां भाग जो है वो भूस्वामी को देना पड़ेगा, भले ही आप लगान चुकता करते हो। क्लियर है? यानी कि जो भूस्वामी है उसका कुछ तो हो फायदा, सिर्फ लगान देने से तो काम चलेगा नहीं, राइट। अब यहाँ पर हमने देखा था कि वृक्ष वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये वृक्ष यहाँ पर देखिए 21 का क में लिखा है, वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार। वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार यानी कि जो उपयोग कर सकता है, भूमि का उपभोग कर सकता है, वो अधिभोगी रैयत होता है। तो उसका क्या अधिकार है वृक्षों पे, ये 21 का क में लिखा गया है, अध्याय 5 21 का अध्याय 5 बोल रहे हैं, अध्याय 4 धारा 21 का क में। कोई भी रैयत जिसे किसी भूमि के बारे में अधिभोगाधिकार हो और उस भूमि के लगान का भुगतान नगद किया जाता हो, या भूमि लगान मुक्त हो, या फिर उसमें लगान नहीं भी हो सकता है, लगान आप भुगतान कर भी रहे हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, पहला पॉइंट, रैयत उस भूमि पर वृक्ष और बांस लगा सकता है।
उसे काट सकता है और उसे ले सकता है, ठीक है, सब कुछ कर सकता है वो। अगर रेत उस भूमि पर लगे बांस, चाहे उसके द्वारा लगाए ना लगाया गया हो, वो लगाए या फिर ना लगाए, को काट सकता है और ले सकता है। ये देखिए बांस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे झारखंड एरिया में बांस बहुत ज़्यादा हुआ करता था पहले, अभी थोड़ा कम हो गया है। और ये बांस जो है, इससे कई सारे उत्पाद बनाए जाते थे और उससे यहाँ की जनजातियों का भरण पोषण भी होता था, राइट। इसीलिए इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कह रहा है कि आप वृक्ष लगाइए या फिर बांस लगाइए, आप उसको काट सकते हैं, ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। रैयत ऐसी भूमि पर खड़े किसी वृक्ष के फूलों, फलों एवं अन्य उत्पादों का प्रयोग कर सकता है तथा वृक्षों पर लाह एवं कुशवारी उगा सकता है तथा उसका प्रयोग कर सकता है। चूँकि हमारे झारखंड में लाह उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए भी यहाँ पर कानून लाया गया था कि आप लाह लगा सकते हैं वृक्षों पे, फूल, पत्तियाँ, पौधे, उसके उत्पाद सभी का यूज़ कर सकते हैं और कुशवारी भी आप लगा सकते हैं। आगे क्या कहता है, यदि ऐसी भूमि की लगान का भुगतान धारा 61 के अनुसार किया जा रहा है तो इस भूमि पर उत्पादित काष्ठ में भूस्वामी और रैयत का हिस्सा बराबर होगा। किस धारा के अकॉर्डिंग भूमि का उपयोग हो रहा है? धारा 61। अब आगे जाके हम लोग धारा 61 के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक प्रावधान क्या किया गया है कि धारा 61 के अधीन अगर कोई अधिभोगाधिकार रैयत अपनी भूमि का उपयोग करता है तो वहाँ पर भूस्वामी और रैयत का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा? 50-50% होगा, 50-50% होगा। आगे देखिए, इसमें और एक पॉइंट मैं बताता हूँ कि इस भूमि पर उगने वाले सभी वृक्षों के उत्पाद, फल, फूल व अन्य उत्पादों में भूस्वामी का हिस्सा 9/20 होगा और रैयत का हिस्सा 11/20 होगा। इसके पहले हमने देखा था 21 वाले धारा में कि जो रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता था, ऐसी जोत पे किसी भी प्रयोजन के लिए निर्मित तालाब, जो तालाब है उसको बनाते हैं, तब भूस्वामी का हिस्सा 9/20 था और रैयत का हिस्सा 11/20 था। और यहाँ पर कहा जा रहा है अगर धारा 61 के अधीन आपने यूज़ किया ज़मीन को तो भूस्वामी और रैयत के बीच जो परसेंटेज है वो 50-50% होगा, यहाँ पर 50% होगा। लेकिन अगर आप इस भूमि का उपयोग इस धारा के अंदर कर रहे हैं, 21 के अंदर कर रहे हैं, 21 क में कर रहे हैं, तो आपको चाहे जो भी वृक्ष हो उसका उत्पादों में भूस्वामी को 9/20 देना होगा और रैयत का हिस्सा 11/20 होगा। तो ये याद रहेगा डाटा, 9/20 और 11/20, ठीक है। और धारा याद रखिएगा, अध्याय 4 में ये वर्णित है। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है रैयत की बेदखली कैसे किया जाएगा। ओके, तो रैयत की बेदखली को धारा 22 में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? धारा 22 में। वृक्षों का उपयोग किस में लिखा है? 21 का क में। रैयत जमीन का उपयोग किस तरीके से कर सकता है? किस में लिखा गया है? 21 में। ओके, यदि अधिभोगी रैयत अपने जोत पर धारा 21 या 21 क के द्वारा प्राधिकृत रीति से तथा संविदा की शर्तों के अनुरूप खेती करता रहा हो तो उसे भूस्वामी द्वारा किसी विनिष्ट आधारों के लिए के सिवा बेदखल नहीं कर सकता है। मतलब कोई ऐसा काम वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था उस ज़मीन के लिए, तो उस हिसाब से अगर वो नहीं करता है तो उसका बेदखली नहीं होगा, क्योंकि वो अपना भूमि का उपयोग धारा 21 और धारा 21 के क के अकॉर्डिंग कर रहा है। समझ में आ गया बात? धारा 22 क्या कहता है? रैयत की बेदखली किस तरीके से किया जाएगा। अगर वो सही तरीके से यूज़ कर रहा है 21 और 21 का के अकॉर्डिंग, तो वो बेदखल नहीं किया जा सकता है। अगर उसके अलावा किसी अन्य तरीके से वो उसका उपयोग कर रहा है तभी उसका बेदखली हो सकता है। लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता है, ठीक है। ये धारा 24 छोड़ दीजिए, धारा 27 में चलते हैं। रैयत के जोत का लगान बढ़ाने की रीतियाँ। तो वैसे तो आपको मैंने बताया था कि जो लगान बढ़ाया जा सकता है
वो उपायुक्त के द्वारा बढ़ाया जा सकता है या फिर राजस्व अधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अब धारा 27 में क्या प्रोविजन दिया है, रैयत के जोत के लगान बढ़ाने की रीतियाँ क्या है। तो कहता है कि यदि इस अधिनियम या इसके पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिकार अभिलेख का प्रकाशन नहीं किया गया है, ठीक है, ये जो अधिनियम है CNT जो है उसके लागू होने से पहले अगर आपके पास कोई अभिलेख नहीं प्रकाशन किया गया है तो ऐसे किसी अभिलेख की तैयारी के लिए आदेश निर्गत न किया गया हो तो अधिभोगी रैयत जिसका लगान वृद्धि का दायी हो तो केवल धारा 29 के अधीन उपायुक्त द्वारा पारित आदेश से ही लगान बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो उपायुक्त यहाँ पर भी बात वही बता रहा है कि उपायुक्त का बात होगा, उपायुक्त ही उसके लगान वृद्धि कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आगे फिर देखिए, यदि अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया गया हो, उसमें था कि नहीं किया गया हो, अगर यहाँ पर कर दिया गया हो और अभिलेख की तैयारी के लिए आदेश भी निर्गत कर दिया गया हो तो धारा 62, धारा 94 और धारा 99 में निर्दिष्ट दशाओं में धारा 29 के अधीन उपायुक्त के आदेश से तथा अन्य दशाओं में धारा 12 के अधीन राजस्व अधिकारी के पारित आदेश से ही लगान बढ़ाया जा सकता है। समझ में आ गया। उसमें था कि अगर कोई अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया गया है धारा 27 का 1 में, तो वहाँ धारा 29 के अधीन उपायुक्त जो है उसके आदेश पे लगान वृद्धि कर सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें कहता है कि अगर अभिलेख पहले जारी कर दिया गया है CNT एक्ट लागू होने से पहले, मतलब 11 नवंबर 2008 से पहले, 1908 से पहले, तो इसमें आपको धारा 62, धारा 94 और धारा 99 में निर्दिष्ट दशाओं में धारा 29 के अधीन उपायुक्त के आदेश से ही, यानी कि अल्टीमेटली उपायुक्त के हाथों में दिया है, और अन्य जो भी दशा होगा जो इन धाराओं के अकॉर्डिंग अगर उपयोग नहीं करता है तो अन्य दशाओं में धारा 12 के अधीन कौन करता है, धारा 12 में राजस्व अधिकारी को लगान वृद्धि का अधिकार दिया गया है। क्लियर है। 29 में किसको दिया गया है, उपायुक्त को दिया गया है। 12 में किसको दिया गया है, राजस्व अधिकारी को लगान वृद्धि करने का अधिकार दिया गया है। समझ में आ गया बात। तो जब बढ़ा सकते हैं तो उसको तो कम भी करना होगा दोस्तों। तो धारा आपका 27 में रैयत का लगान वृद्धि के बारे में बात की गई है और 33 में क्या बात कही गई है, रैयत के जोत के लगान में कमी संबंधी प्रावधान। कमी के बारे में भी बता दिया है 33 का कम है। तो रैयत के जोत का लगान निम्नलिखित दशाओं में उपायुक्त के द्वारा, तो किसके द्वारा दोस्तों, उपायुक्त के द्वारा कम किया जा सकता है। किसके द्वारा कम किया जा सकता है, उपायुक्त के द्वारा कम किया जा सकता है। ओके, बढ़ाया भी जा सकता है किसके द्वारा, वो धारा 29 के द्वारा उपायुक्त द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यदि जोत का लगान धारा 29 के अधीन 1 जनवरी 1911 से 31 दिसंबर 1936 के बीच किसी समय बढ़ा दिया गया हो, यदि जोत के किसी अंश या पूरी जोत की मिट्टी किसी आकस्मिक और क्रमिक कारणों से स्थायी या अस्थायी रूप से आकृष्ट निम्नकृत हो गया हो, ठीक है, इन सभी कंडीशंस में लगान में कमी करनी होगी। यदि जोत का स्वामी सिंचाई का प्रबंधन करने में असफल रहा हो, यानी कि जो भूस्वामी है वो उस जमीन पे अगर सिंचाई का प्रबंधन नहीं कर पाया है तब भी उसको लगान में कमी करनी होगी। यदि वर्तमान लगान के जारी रहने के दौरान मुख्य खाद्य फसलों के औसत स्थानीय मूल्य में गिरावट आ गई हो, ठीक है, वर्तमान लगान के जारी रहने के दौरान मुख्य खाद्य फसलों में जो उपजा रहा है वो उसी का अगर दाम कम हो गया हो, स्थानीय मूल्य कम हो गया हो, तो वो कैसे लगान को चुकता करेगा। इसीलिए उस कंडीशन में भी उसको कम करना होगा। यदि रैयत द्वारा धारित भूमि का क्षेत्र उस क्षेत्र से कम है जिसके लिए उसके द्वारा पूर्व में लगान का भुगतान किया गया था, मतलब जमीन का टुकड़ा मान लीजिए कि इतना बड़ा बताया गया था जिसके लिए वो लगान भुगतान कर रहा है, लेकिन अभी जमीन का टुकड़ा मान लीजिए इतना ही बड़ा है, उस टाइम उसका लगान में कमी करना पड़ेगा। समझ में आया बात, कब कम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ये धारा 33 का जो है उसमें
रैयत के जोत के लगान में कमी के बारे में बताया गया था और किन कंडीशनों में उसको कमी करना पड़ेगा, ये सभी बातें बताई गई। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं, वही बताई गई है। आगे अब आते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या लिखा गया है दोस्तों? अध्याय 5 में है खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। पहले हम लोग पढ़े भूधारक कौन था, फिर देखे रैयत कौन है, अब देख रहे हैं खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत किसके पास होता है, उसका प्रावधान क्या है। तो इसमें एक ही धारा है, धारा 37, अध्याय 5 धारा 37, खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। तो खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत का डेफिनेशन पहले भी बताया हूँ। इस अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुटकटी अधिकार प्राप्त हो, लेकिन यदि रैयत द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के 20 वर्षों से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। समझ गया बात? यहाँ पर भूमि का लगान नहीं बढ़ाने का भी प्रावधान 37 में ही रखा है। कहता है कि अगर CNT एक्ट जो लागू हुआ है, उस CNT एक्ट लागू होने से 20 वर्ष पूर्व, ठीक है, 20 वर्ष पूर्व ही वो उस जमीन का उपयोग कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करना होगा, ये लगान में वृद्धि नहीं किया जा सकता है। यदि भूमि के लगान में वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया गया हो तो लगान में वृद्धि उसी गांव में समरूप भूमि के अधिभोगी रैयत पर लगाए गए लगान के आधे से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब दो आदमी है, एक ये ज़मीन लिया हुआ है और दूसरा आदमी दूसरा ज़मीन लिया गया। ये मान लीजिए ऐसा है कि रूल के अंतर्गत ये लगान दे रहा है, ठीक है, और ये जो है 20 वर्ष पहले 20 वर्ष पूर्व ही अपना ज़मीन पर अधिकार कर लिया था वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर लगान में यदि लगान में वृद्धि करना है तो कह रहा है कि अब इसका ज़मीन में जो वृद्धि होगी, ठीक है, इसका ज़मीन में जो वृद्धि होगी उसका यहाँ पर वृद्धि कर सकते हैं 50%। यहाँ पर जो वृद्धि कर रहे हैं लगान में उसका 50% आपको यहाँ पर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जो 20 वर्ष पहले इस कानून के लागू होने से पहले अपना ज़मीन पे अधिकार किया हो। राइट, आगे ये हो गया धारा 5, अध्याय 5। अध्याय 5 में धारा नंबर 37। अब हम लोग देखेंगे धारा अध्याय 6 धारा 38 से लेके इसमें आपको 42 तक मिलेगा। ठीक है, अध्याय 6 में जो है वो अधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टे के बारे में बताया है। अब देखिए, जब काश्तकार का वर्ग पूरा अध्याय में बता दिया, अध्याय 5 तक बता दिया, तो अध्याय 6 से फिर से शुरू हुआ है रैयत का जो पार्ट था उसका। रैयत में पहला अधिभोगी रैयत को इसने बताया है अध्याय 6 में। अधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा। अधिभोगी रैयत की भूमि का लगान उसके भूस्वामी के बीच किए गए करार के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में जो भी अनुबंध बनेगा भूस्वामी के बीच में और रैयत के बीच में, उस हिसाब से उसमें सारी बातें क्लियर रहेगी। धारा 39 में क्या है, अधिभोगी रैयत को अपनी जोत का लगान उसी प्रकार देना होगा जिस प्रकार अधिभोगी रैयत देते हैं। इसके पहले हम लोग जितना भी रूल पढ़े वो अधिभोगी रैयत का था। राइट, धारा 27 में भी पढ़े हम लोग। अधिभोगी रैयत के लगान की वृद्धि। तो लगान में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करार तथा धारा 42 के अधीन करार के सिवाय नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी जो रजिस्ट्रेशन किया गया है उसके बेस पे ही लगान में वृद्धि किया जा सकता है और धारा 42 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं अधिभोगी रैयत का लगान में वृद्धि। अब अधिभोगी रैयत जो है उसको हम लोग किस तरीके से बेदखल कर सकते हैं। धारा 38 से शुरू हुआ था, धारा 41 में लिखा हुआ है कि अधिभोगी रैयत की बेदखली किन आधारों पे की जाएगी। तो किसी भी अधिभोगी रैयत को निम्नांकित आधारों में किसी एक या एक से अधिक आधार पर ही बेदखल किया जा सकता है।
कोई एक आधार ले लीजिए या फिर उससे अधिक आधार को ले लीजिए। अंधी भोगी रैयत यानी कि जिसको भोग करने का अधिकार नहीं है। तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद, कितना बोल रहा है, तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो। यानी कि तीसरा कृषि वर्ष प्रारंभ हो चुका है और आप जो है उसके 90 दिनों के अंदर 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ हैं। यानी कि पहला कृषि वर्ष, दूसरा कृषि वर्ष और तीसरा कृषि वर्ष। ये भी तीसरा कृषि वर्ष शुरू हो गया है और 90 दिन भी हो चुके हैं, इसके 90 डेज भी हो चुके हैं। लेकिन आपने इस दोनों, पहला साल और दूसरा साल का लगान अगर आपने नहीं दिया है, तब आपको जो है रैयत से बेदखल कर दिया जाएगा। ये कह रहा है धारा 41 का पहला पॉइंट। दूसरा ये वाला, जोत की भूमि का अनुपयुक्त प्रयोग जिसके कारण भूमि का मूल्य ह्रासित हुआ हो अथवा इसे काश्तकारी प्रयोग के अनुपयुक्त बना देता हो। तो कह रहा है कि अंधी भोगी रैयत ने उस भूमि का ऐसा उपयोग किया जिससे उसका मूल्य ह्रास हो गया, उसका मूल्य में कमी हो गई। और जैसे मान लीजिए कोई अच्छा खासा ज़मीन था, समतल ज़मीन था, उसको उसमें गड्ढा खोद दिया हो, तो इससे में क्या होगा, जो दूसरे लोग फिर आएंगे वो उसको पसंद नहीं करेगा, उसका मूल्य ह्रास हो गया। तो ये हो गया। फिर उसके बाद यदि रैयत ने अपने भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो, यानी कि लैंडलॉर्ड और आपका रैयत के बीच में जो अनुबंध किया गया है उसके प्रावधान के अलावे उसने काम किया है, तो उसका जो है रैयत बेदखल कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रीकृत पट्टे की अवधि समाप्त हो गई हो, और फिर है रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो। जो उचित भुगतान है लगान का वो नहीं कर रहा है तब, और रजिस्ट्रीकृत पट्टा में जो अवधि दिया है वो अगर समाप्त हो गया है तब अंधी भोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। तो ये सब कंडीशंस हो गए। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा कि तीसरे वर्ष के कृषि वर्ष शुरू हो चुका है, उसमें 90 दिन हो चुका है, और उसने पहले 2 वर्षों का जो कृषि वर्ष है उसका लगान का भुगतान नहीं किया है, तब उस अंधी भोगी रैयत को बेदखल कर दिया जाएगा धारा 41 के अकॉर्डिंग। हो गया। फिर हम लोग आके देखेंगे यहाँ पर आगे में अध्याय 7। दोस्तों अगर आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पीटी का जो पेपर है उसमें CNTX से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। पहला है यहाँ पर अध्याय 7 में कहता है कि अध्याय 4 एवं अध्याय 6 जो दोनों पढ़े हम लोग, 6 में किसके बारे में पढ़े, अंधी भोगी रैयत के बारे में। 4 में क्या दिया हुआ है, रैयत के बारे में दिया गया है, और इस रैयत का ही प्रकार क्या है, अंधी भोगी रैयत है, राइट। तो इस बारे में भूमि का उपयोग दोनों ही में दिया हुआ था। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इसके अलावे जो छूट प्राप्त भूमि है उस पर, तो ये इसके अलावे छूट प्राप्त भूमि क्या क्या है देखिए। धारा 43, भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमियों तथा अन्य भूमियों को 4 एवं 6 के प्रावधान से छूट। भूस्वामी के पास विशेषाधिकार है किसी भूमि पे, तो निम्नलिखित प्रकार के भूमियों पर ना तो अधिभोगी रैयत ऑक्युपेंसी राइट्स अर्जित किया जा सकता है और ना ही इन पर अंधी भोगी रैयत नॉन ऑक्युपेंसी राइट संबंधी प्रावधान लागू है, अर्थात इस प्रकार की भूमि लगान मुक्त होगी। ठीक है, इस प्रकार की भूमि लगान मुक्त होगी। अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि जिसे अभिधारी टेनेंट ने 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टे पर या फिर 1 वर्ष या कम समय के लिए लिखित या मौखिक पट्टे पर धारित किया हो तो वो लगान मुक्त होगी। ठीक है,
वह लगान मुक्त होगी। तो भूस्वामी का जो है एक विशेषाधिकार ये है कि अगर कोई जमीन अधिनियम धारा 118 के अंतर्गत यूज कर रहा है, जिसे अभिधारी ने 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत किया है या फिर कम वर्षों के लिए रजिस्ट्रेट किया है या मौखिक पट्टे पर धारित किया हो, तो उसका लगान मुक्त होगा। वो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या रेल कंपनी के लिए भूमि अर्जित किया हो, यानी कि सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार, यानी कि ये भी सरकार ही होगा, एवं रेलवे कंपनी ने भूमि को अर्जित किया हो तो वो भी लगान मुक्त होगा। किसी छावनी के भीतर सरकार की भूमि, कोई छावनी है उसके अंदर अगर भूमि है तो उसमें कह रहा है, ठीक है, वो लगान मुक्त होगा। ऐसी भूमि जिसका उपयोग किसी विधि सम्मत प्राधिकारी द्वारा सड़क, नहर, तटबंध या फिर जलाशय जैसे लोक कार्यों के लिए किया जा रहा हो, तो ऐसी भूमि को जो है लगान मुक्त समझा गया है। भूस्वामी इसमें सरकार भी हो सकता है या फिर कोई सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है। तो अध्याय 7 जिसमें अध्याय 4 तथा 6 से छूट प्राप्त भूमि के बारे में बात की गई है। धारा 43 तक की पढ़ाई अभी तक हम लोगों ने कर चुका है और आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड में। इसको लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैप्टरों को रिवीजन ज़रूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।